ये वीडियो है एक ड्रोन स्ट्राइक का जिसको यूएस ने करवाया था। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. अब आप सोच रहे होंगे कि ये असैसिनेशन और इस वीडियो का क्या रिलेशनशिप है। ये क्या हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. एक टेररिस्ट को मारने के सपोर्ट देने के रिटर्न में लोन मिलेगा पाकिस्तान को, ये कैसी डील है। अब क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यूजुअली यूएस को परमिशन चाहिए होती है एक नेबरिंग कंट्री से अफगानिस्तान की एयर स्पेस एंटर करने के लिए या फिर किसी टारगेट की रेकी करने के लिए, और कई देश ये परमिशन यूएस को नहीं देंगे। कुछ ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि पाकिस्तान ने ही यूएस को हेल्प करी थी इस अटैक के लिए ताकि उनको एक $multi-billion लोन पैकेज मिल जाए आईएमएफ से, क्योंकि अभी पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। ये पाकिस्तान का 22nd आईएमएफ बेल आउट होगा। इतने बेल आउट्स हिस्ट्री में किसी भी देश को नहीं मिले, और अगर पाकिस्तान को ये बेल आउट नहीं मिलता तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती थी। और ये चीज बस मैं नहीं कह रहा हूँ, कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भी कहा है। पाकिस्तान इज लुकिंग ऑन ट्रैक टू बिकम द नेक्स्ट श्रीलंका। और आपको पता है कि एक फैक्टर क्या है पाकिस्तान की प्रॉब्लम के पीछे? चाइना। ये है पाकिस्तानी रुपी। इस साल ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है एशिया में। जुलाई के महीने में ही पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू अपनी हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट वैल्यू तक पहुंच गई थी। अब कई बेसिक चीजें जैसे खाना, मेडिसिन, एनर्जी और ऑयल के लिए पाकिस्तान इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। इसी वजह से कई बेसिक चीजों के दाम बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। पर ऑयल और मेडिसिन जैसी चीजें तो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए उधर की सरकार अपने फॉरेन रिजर्व्स यूज कर रही है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बहुत गिर गई है। इनफैक्ट पाकिस्तान के रिजर्व्स अब अफगानिस्तान के रिजर्व से भी कम हो गए हैं। इमेजिन करिए ये हालत हो गई है पाकिस्तान में। कॉन्टेक्स्ट लिए जहां पाकिस्तान के रिजर्व करीब $8.5 बिलियन के हैं, इंडिया के $600 बिलियन और चाइना की $3 ट्रिलियन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस सिचुएशन की वजह से ही पाकिस्तान वापस आईएमएफ के पास गया एक लोन के लिए। पर एक्चुअली पाकिस्तान सबसे पहले आईएमएफ के पास नहीं गया था, बल्कि अपने फ्रेंडली देश सऊदी अरेबिया और यूएई के पास गया था, जिन्होंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है कि उनको बार बार एक लोन की जरूरत पड़ जाती है। इसके बारे में बात करते हैं। ये फोटो है क्रिकेट मैच से, और जो बॉलर है वो है इमरान खान। ये मैच हुआ था 2012 में ऑक्सफोर्ड शायर में एक घर में जो एक 17th सेंचुरी रेसिडेंस है। ये घर है आरिफ नकवी का, जो आर्ग्यूबली पाकिस्तान के सबसे रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में से एक है। अभी लग तो रहा है एक फ्रेंडली मैच, पर इसकी अहमियत एक क्रिकेट मैच से बहुत ज्यादा है। इस मैच के लिए गेस्ट को करीब 2000 पाउंड देने थे ये अटेंड करने के लिए, यानी कि करीब 2 लाख रुपए, और बोला गया था कि ये पैसा चैरिटी के लिए यूज किया जाएगा। पर अल्टीमेटली करीब $2 मिलियन इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के लिए ट्रांसफर हुए थे। अब आप बोलोगे कि आरिफ नकवी ने मैच ऑर्गेनाइज क्यों करवाया? ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट क्लियरेंस दे दे एक कंपनी के लिए जो वो बेचना चाहते थे। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तानी इकोनॉमी की, कि जो रूल्स हैं कि कई रूल्स बड़े बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं, आम लोग और उनकी इकोनॉमी को नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, जिन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मदद करी थी इमरान खान की ताकि वो पीएम बन सके 2018 में। गेस करिए कि उनका मेन बिजनेस क्या है? शुगर। Here we go again. शुगर, जो पाकिस्तान में शायद सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है और हर पॉलिटिशियन का कनेक्शन है इस इंडस्ट्री में। इनफैक्ट उधर के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ, उनके भी बहुत बड़े स्टेक्स है इस इंडस्ट्री में। इन पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ही पाकिस्तानी सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती है शुगर मिल्स को, और ये सारी सब्सिडीज टैक्स पेयर्स के पैसों से ही जाती है। अब क्योंकि इतनी सब्सिडीज शुगर इंडस्ट्री को मिल रही है, उसका मतलब है कि दूसरी इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाती। और अगर हम फेवरेटिज्म की बात करें तो हमें पाकिस्तानी मिलिट्री की तो बात करनी ही पड़ेगी। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि पाकिस्तानी मिलिट्री बस एक मिलिट्री है, पर ऐसा है नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि उधर की मिलिट्री देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर और मैनेजर है, और क्योंकि उनका इतना बड़ा कंट्रोल है रियल एस्टेट पर, दूसरे मेजर प्लेयर्स इस सेक्टर में घुस ही नहीं पाते। फिर दूसरा फैक्टर है चाइना।
इस फोटो को देखिए जहाँ एक पाकिस्तानी और चाइनीज सोल्जर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठे हैं, ऑलमोस्ट मानो कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हो। रिपोर्टेडली एक चाइनीज ऑफिशियल ने एक यूएस ऑफिशियल को कहा था कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है। वो ये बताना चाहते थे कि चाइना और पाकिस्तान बहुत ही करीब है और पाकिस्तान के लिए फीलिंग नेचुरल है क्योंकि चाइना की तरफ से इतनी इन्वेस्टमेंट आई है। $7.2 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट, $2 बिलियन का मेट्रो सिस्टम लाहौर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, एक मेजर सी पोर्ट और कई और चीजें। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जहाँ चाइना ने कहा है कि वो $62 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, जो पाकिस्तानी जीडीपी का ऑलमोस्ट 25% है। इमेजिन कीजिए कि चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है जो 1/4 है पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का। ये डिपेंडेंस है पाकिस्तान की चाइना पर। China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, China came to our rescue. पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है ना कि चाइना इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली कई प्रॉब्लम्स हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चाइना की कई इन्वेस्टमेंट्स जा रही है पाकिस्तान में ऐसे पावर प्लांट्स बनाने के लिए, पर इन इन्वेस्टमेंट्स में एक कैच है कि ये पावर प्लांट्स के ओनर्स चाइनीज लोग ही होंगे और इनको बनाया भी जा रहा है चाइनीज इक्विपमेंट से। अब क्योंकि ये मशीनरी को इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसकी वजह से पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज अपना लेबर भी हायर कर रही है। अब बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करना या फिर अपना लेबर यूज करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब फॉरेन देश के एम्प्लॉयज या फिर टेक्नोलॉजी जब इंपोर्ट करी जाती है, तो जो नॉलेज ट्रांसफर होता है इन सब चीजों से वो होता नहीं है लोकल लोगों के बीच, और ऐसा ही अभी पाकिस्तान में हो रहा है। थर्डली इश्यू है कि पाकिस्तानी सरकार खुद इतना पैसा नहीं कमा पा रही। जैसे मार्च 2022 में इंडिया में पेट्रोल का दाम था करीब ₹100 पर लीटर, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब गैस कीजिए कि ऐसी हालत में पाकिस्तान में क्या प्राइस है पेट्रोल का, 149 पाकिस्तानी रुपीस या फिर करीब 50 इंडियन रुपए, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान बहुत सब्सिडी दे रहा था ऑयल के लिए। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसी पॉलिसीज गरीबों के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी पॉलिसीज कई सालों से चली आ रही हैं और कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कोई कदम नहीं उठाना चाहता इन पॉलिसीज को हटाने के लिए। हाई सब्सिडीज के अलावा टैक्स कलेक्शन भी बहुत बुरा है पाकिस्तानी सरकार का। हर 10 लाख लोगों में से बस करीब 3 लोग ही टैक्सेस देते हैं पाकिस्तान में। IMF ने रिसेंटली कहा कि पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 62% कम है उस वैल्यू से जो होना चाहिए। और फाइनली प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पाकिस्तान में। इंडिपेंडेंस से करीब 30 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके पाकिस्तान में, और सेम पीरियड में इंडिया में बस 19 प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं। इनफैक्ट 75 ईयर्स में ऐसी कोई भी सिविलियन रूल पाकिस्तानी सरकार नहीं रही है जिसने अपने 5 साल कंप्लीट करे हैं। इमरान खान भी नहीं। और आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब जब सरकार बदलती रहेगी तो इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? इन सारे रीजंस की वजह से ही वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस कर सकता है बहुत ही जल्द। अब पाकिस्तानी क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर? अब अगर आप इंडिया के बारे में सोच रहे हैं तो 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर डिपेंड करता है कि इस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान चाइना की तरफ और जाता है या फिर उल्टा यूएस की तरफ चले जाता है, क्योंकि अगर वो चाइना से ज्यादा मदद मांगता है तो इसका मतलब है कि यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं। पर इस क्राइसिस की वजह से अगर पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप्स यूएस के साथ बेटर करने की कोशिश करता है, और हो सकता है कि ये ड्रोन स्ट्राइक एक एग्जाम्पल था उस चीज का, तो वो इंडिया के लिए थोड़ी नेगेटिव चीज हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया चाहता है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। और दूसरा फैक्टर है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकल और सोशल चेंज क्या पाकिस्तान में आएगा या नहीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपर्णा पांडे ने क्लेम किया है कि मिलिट्री कू की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है पाकिस्तान में, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी 0 पॉसिबिलिटी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी जंग हुई है वो तब हुई है जब पाकिस्तान एक डायरेक्ट मिलिट्री लीडरशिप में था। अब अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया पाकिस्तान में तो उस नई गवर्नमेंट का क्या आउटलुक रहेगा इंडिया की तरफ, ये जानना मुश्किल है। हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है जिसकी इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं है, और जैसे हमने देखा श्रीलंका के केस में कि ये इतना नामुमकिन भी नहीं है।